प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक अध्याय जहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इतिहास लेखन के सिद्धांत तथा इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास। बात जब हम इतिहास लेखन के सिद्धांत की करते हैं तो इतिहास लेखन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे वर्णानुक्रमी, कालानुक्रमी, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। बहुत ऐसी पद्धतियाँ मिलती हैं कि जिसमें इतिहासकार अपने इतिहास को लिखता है। हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन किया और कौन सा विद्वान किस पद्धति में अपने इतिहास को लिखा। इतिहास लेखन को किस विद्वान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ से हम इतिहास लेखन का एक अच्छा बिंदु मान सकते हैं। इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बात जब हम करेंगे इतिहास लेखन के सिद्धांत की, तो इतिहास लेखन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति ये क्या होता है कि इसमें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में, इसमें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में कवियों की रचनाओं को रखा जाता है तथा कवियों को भी रखा जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी कवि ए बी सी ए नाम से जितनी रचनाएं हैं पहले उसको रखेंगे, ए नाम से जितने कवि हैं उनको रखेंगे, बी नाम से जितने कवि हैं उनको रखेंगे। इस प्रकार से जो है यही है वर्णानुक्रमी पद्धति कि इसमें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में कवियों को तथा उनकी रचनाओं को रखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि वर्णानुक्रमी पद्धति में कौन कौन अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। तो वर्णानुक्रमी पद्धति में ताशी और शिव सिंह सेंगर, इनका पूरा नाम शिव सिंह सेंगर है। तो ताशी और सेंगर ने इस पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। जैसे ताशी की पुस्तक आप देखते हैं हिस्टोयर दे ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, और सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज। ये दोनों ग्रंथ किस पद्धति में लिखे गए? वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखे गए, जो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में इसमें कवियों और उनकी रचनाओं को लिखा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्णानुक्रमी जो पद्धति में किसके इतिहास को लिखा गया, ताशी और सेंगर के इतिहास को। आइए देखते हैं कि दूसरी पद्धति क्या है। दूसरी पद्धति है हमारी कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति, ये कालानुक्रमी पद्धति क्या है? तो पहले तो जानिए कालानुक्रमी पद्धति के प्रवर्तक जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये क्या करते हैं कि कवियों और उनकी रचनाओं को कालक्रम के आधार पर रखते हैं। किसके आधार पर? कालक्रम के आधार पर। ये कालक्रम क्या है कि कौन कवि पहले पैदा हुआ, उसकी कौन सी रचना पहले आई। मान लीजिए किसी की रचना 1601 ईस्वी में आई, उसको पहले लिखेंगे। फिर उस कवि की रचना 1602 में, 3 में, 4 में कौन कौन सी रचनाएं आई, इस क्रम में जो है लिखा जाता है। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? कालानुक्रमी पद्धति। अब देखिए इस पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ कौन कौन लिखा। तो इस पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन,
और मिश्र बंधु लिखते हैं। कौन कौन लिखा? ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का जो इतिहास, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और मिश्र बंधुओं की पुस्तक क्या है? मिश्र बंधु विनोद। तो इन दोनों की रचनाएं किस पद्धति में लिखी गई? कालानुक्रमिक पद्धति में। आइए अगला पद्धति हम देखते हैं। अगला पद्धति है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पद्धति? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। देखिए वैज्ञानिक पद्धति क्या है? यह शोध पर आधारित पद्धति है। शोध यानी रिसर्च, यह शोध पर आधारित पद्धति है। किस पे आधारित है? शोध पर आधारित पद्धति। इसमें जो है जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जाता है। जो भी तथ्य इसमें मिलेंगे कवियों और रचनाओं के बारे में, वो वैज्ञानिक आधार पर उसको रखे जाते हैं। इस पद्धति का प्रयोग दो लोग करते हैं, गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति पर किसका इतिहास लिखा गया? तो गणपति चंद्रगुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला है चौथा विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति की प्रवर्तक टाय को माना जाता है। किसे? टाय को। किसे माना जाता है? टाय को। और हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना हिंदी साहित्य का इतिहास इसी विधेयवादी पद्धति में लिखते हैं। विधेयवादी पद्धति क्या होता है कि इसमें साहित्य को समाज से जोड़ा जाता है कि उस साहित्य का समाज पर कितना असर पड़ा। इस दृष्टिकोण को अपना करके जो लोग अपना इतिहास लिखते हैं वह इतिहास विधेयवादी पद्धति पर आधारित इतिहास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। कौन लिखता है? आचार्य शुक्ल। ये पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास किस पद्धति पर लिखा गया? तो यह विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगली पद्धति क्या है? अगली पद्धति है समाज शास्त्री पद्धति। समाज शास्त्री पद्धति। समाज शास्त्री पद्धति आइए देखते हैं। पांचवी पद्धति समाज शास्त्री पद्धति। इस पद्धति पर रामविलास शर्मा अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। कौन? रामविलास शर्मा। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित पद्धति है। किसके सिद्धांत पर आधारित पद्धति है? मार्क्स के सिद्धांत पर यह आधारित पद्धति है। इसमें सर्वहारा वर्ग, इसमें सर्वहारा वर्ग तथा शोषक वर्ग
शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग को कहते हैं, पूंजीपति वर्ग। इसमें सर्वहारा वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग के मध्य के द्वंद्व को उजागर किया जाता है। और इस पद्धति पर रामविलास शर्मा अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। तो ये थे इतिहास लेखन के सिद्धांत। इतिहास लेखन के तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हम इन्हीं 5 सिद्धांतों की चर्चा आज करेंगे। और इसके बाद अब हम देखेंगे इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया। तो कहा जाता है इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। किसने किया? फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी। ये प्रश्न बार बार टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी में पूछा जाता है कि इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया। तो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी ने किया। और गार्सा द तासी की जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी नाम से यह एक ग्रंथ लिखता है। और यह ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? गार्सा द तासी ने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन है? तो इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। यह पुस्तक किस भाषा में है? तो यह पुस्तक जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया। पूछता है कि तासी की पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तासी की पुस्तक का प्रकाशन पहले भाग का 1839 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1847 ईस्वी में। अब इसमें कुल कवियों की संख्या कितनी है? इसमें कुल कवियों की संख्या 738 है। कितने कवि हैं? 738 कवि इस इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ में रखे गए हैं। कितने कवि? 738 कवि। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1839 ईस्वी। द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1847 ईस्वी में। यह ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो यह ग्रंथ मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब पूछता है कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अब देखते हैं कि इस पुस्तक की कुछ कमियां भी हैं। क्या है कमियां? पहला तो यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया, यही पहली कमी है। अरे भाई, हम इतिहास हिंदी साहित्य का अगर लिख रहे हैं तो ये हिंदी भाषा में होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इस ग्रंथ को एवक्लरो फ्रेंच भाषा में लिखा। ये जो है कमी है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है क्या किया कि भारत से दूर बैठकर फ्रांस में लिख दिया। ये किताब से मैटर पा करके जो है भारत का इतिहास ही लिख दिया। ये सबसे बड़ी कमी है। भाई, अगर तुम इतिहास भारत का लिख रहे हो तो भारत में आओ, देखो कबीर कौन थे, तुलसी कौन थे, रहीम कौन थे, रसखान कौन थे,
प्रेमचंद कौन थे, ये सारी चीजें तुमको देखनी चाहिए ना, भारतेंदु जी कौन थे। लेकिन नहीं, ये सोचा वहीं से जो है, उस समय गूगल भी नहीं था, पता नहीं कैसे सर्च करके जो है कुछ पुस्तकों को देखा होगा और वहीं से मैटर ले करके ये अपना इतिहास लिख दिया। ये इतिहास किसी काम की चीज नहीं है, लेकिन इसका महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हाँ, बल्कि ग्रियर्सन की पुस्तक को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। इसमें अब तीसरी सबसे बड़ी कमी, पहली कमी ये फ्रेंच भाषा में, दूसरी कमी भारत से दूर बैठ के फ्रांस में लिखना, और तीसरी सबसे बड़ी कमी काल विभाजन का यह कोई जो है प्रयास किया ही नहीं, बस जैसे पाया वैसे ठूसते चला गया, जिधर से जो मिला बस उधर से जो है आरामबाज लिखना इसमें ये शुरू कर दिया। चौथी सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये हिंदी से इतर कवियों को इसमें मिला दिया। अरे भाई, तुम हिंदी का इतिहास लिख रहे हो तो तुमको हिंदी के ही कवियों को स्थान देना चाहिए, लेकिन यह क्या किया, ये संस्कृत के कवियों को, उर्दू के इर्जा मिर्जा गालिब जो भी थे उनको भी ला करके इसी में ठूस दिया। ये सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन कुछ भी हो, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, क्योंकि पहला प्रयास तो किया ये, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान गारसादर तासी ने। आप देखेंगे इसके बाद जब ग्रियर्सन अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखते हैं, तो उसकी भूमिका में ग्रियर्सन क्या लिखता है कि मैं अपने इस इतिहास ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों पर विचार कर रहा हूं, केवल हिंदी के कवियों पर विचार कर रहा हूं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, उर्दू के कवियों को मैं अपनी सोच से बाहर रख रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी बात जो है ग्रियर्सन कहा कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली आदि के कवियों को इसमें स्थान ही नहीं दे रहा है, और स्पष्ट लिखता है कि मैं इसमें केवल हिंदी के कवियों की ही बात कर रहा हूं। तो तासी की पुस्तक में यही कुछ कमियां थी। कभी कभी पूछ लेता है कि तासी की पुस्तक की कमी क्या थी, तो यही कमी थी क्योंकि फ्रेंच भाषा में लिखा जाना, दूसरा हिंदी से इतर कवियों को स्थान दे देना, तीसरा भारत से बैठ के दूर फ्रांस में बैठ करके इतिहास लिखना, और चौथी कमी कि काल विभाजन का कोई प्रयास न करना। ये इतिहास लेखन का पहला प्रयास तासी करता है, लेकिन काल विभाजन का पहला प्रयास कौन किया? अगर ये प्रश्न पूछे तो तासी मत लगाइएगा भैया। काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अब आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक, मिश्र बंधुओं की पुस्तक, शिव सिंह संगर की पुस्तक और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। इन 4 पुस्तकों को हम समाहित करेंगे। तो यहां से यही जरूरी प्रश्न है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, इस चैनल के वीडियोज अच्छे लगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नहीं समझ में आए तो आप हमारे चैनल को जो है मत सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।